Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, we already have done, as you know, in the previous lecture, the translation and the question answers of the unit number 2, Chinese New Year. And in this lecture, we are going to start the book exercise of the same chapter. So, firstly, we are going to do the glossary of this chapter. Look at this your book. The page number is 18. ये देखिए, ये आपकी ग्लोसरी। अच्छा, ग्लोसरी में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको पेपर्स में सिनोनिम फॉर्म में आनी होती है। आपको इसी तरीके से ही लास्ट में लर्न करनी होती है, क्योंकि ये पेपर में आपको 5 मार्क्स की तो आनी ही होती है, तकरीबन आ जाती है आपको ये 5 मार्क्स की। तो आपने इसको अच्छी तरीके से लास्ट में लर्न करना है, इसको स्किप नहीं करना, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। ओके, और दूसरी बात ये कि ग्लोसरी वर्ड होता है, इट्स नॉट द ग्लोसरी और द ग्लोसरी, ये ग्लोसरी वर्ड होता है, डबल है, तो आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन ज साउंड में लेकर जानी है, ग्लोसरी वर्ड बनेगा। आपका फर्स्ट वर्ड है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब आपके फीलिंग्स का किसी के साथ जुड़े हुए होना, एसोसिएट होना, मुंसलिक होना, वाबस्ता होना। फीलिंग दैट इज कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर इवेंट, यानी किसी खास इवेंट से आपकी फीलिंग्स का कनेक्टेड होना। इसके बाद सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का मतलब इंजॉयमेंट, पार्टी। पार्टी और स्पेशल इवेंट एट विच यू सेलिब्रेट समथिंग, यानी आप किसी इवेंट में जब इंजॉयमेंट करते हैं तो उसको हम सेलिब्रेशन करना कहते हैं। इसके बाद कस्टमरी, यूजुअल फॉर समबडी, रिवाज का, यानी कि कस्टमरी हमने कल भी किया था ये इन द प्रीवियस लेक्चर आई मीन टू से। इसके बाद है गैदरिंग्स। गैदरिंग्स का मतलब लोगों का इकट्ठा हो जाना, इज्तिमा, ब्रिंगिंग टुगेदर विल बी इनफ। इसके बाद ल्यूनर यानी चांद से रेलेवेंट, रिलेटिंग टू द मून, कमरी, हमने कल इसका मीनिंग किया था। इसके बाद है आपका पार्टेक। पार्टेक का मतलब होता है शिरकत करना, टेक अ पार्ट। और फिर है रिसिपिएंट। रिसिपिएंट वसूल करने वाला, लेने वाला, रिसीवर। री इन्विगोरेट अपने आप को तवानाई देना, स्ट्रेंथन करना अपने आप को। सिंबलाइज टू रिप्रेजेंट समथिंग बाय मीन्स ऑफ अ सिंबल, यानी आप उस एक सिंबल के जरिए, एक अलामत के जरिए किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसके बाद है ट्रेड्स। ट्रेड्स का मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर आपकी ग्लोसरी फिनिश होती है और इसके बाद पेज नंबर 19 पर आपका बी पार्ट स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म अ नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड एंड यूज इन द सेंटेंसेस। तो हमें इनको सेंटेंसेस में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th क्लास में आपको सेंटेंसेस पेपर में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इसको नाउन में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, ये वाले वर्ड्स हैं, आपको इन तमाम वर्ड्स को अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच दीज आर ऑल वर्ब्स। वर्ब्स को कन्वर्ट करना है हमने इनटू नाउन। गैदर से बन जाएगा गैदरिंग, ये तमाम नाउन्स हो गए। सिंबॉलिक से सिंबल, प्रॉस्पर से प्रॉस्पेरिटी, डेकोरेट से डेकोरेशन, इनकरेज से इंकरेजमेंट। होप दैट इट विल बी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। और इसके बाद आपका पोर्शन होता है स्टार्ट सी। सी पोर्शन पर आपके आ रही ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं ट्रांसलेशन वाले लेक्चर में। और इसके बाद आपका स्टार्ट होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। चाइनीज न्यू ईयर फॉल्स समवेयर ऑन जनवरी 21st, ऑन फरवरी 20th, बिटवीन जनवरी 21st एंड फरवरी 20th। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये आपको आ सकता है मल्टीपल चॉइसेस में, तो ये वैसे ही है। तो कब स्टार्ट होता है वो सी आंसर होगा इसका, तो जनवरी 21st और फरवरी 20th के दरमियान में कहीं स्टार्ट होता है। इसके बाद है पैराग्राफ 1 गिव्स। अब जो इस तरह के मल्टीपल चॉइसेस होते हैं ना कि इस चैप्टर का ये वाला पैराग्राफ क्या मीनिंग देता है, ये पेपर में आपको यूजुअली नहीं आते। ये जस्ट अभी दरमियान में आ रहा था तो मैं आपको साथ करवा रही हूँ। पैराग्राफ 1 गिव्स द डिटेल्स, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, बी ऑप्शन होगा इसका। इसके बाद है आपका इट इज कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेज। कब करते हैं वो थॉरली क्लीन हाउसेज? एक दिन पहले, यानी न्यू ईयर से एक दिन पहले, बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। तो ये आपका ऑप्शन बनेगा ए। इसके बाद है हैंगिंग ऑफ साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज मीन्स। क्या मतलब होता है डोर्स एंड विंडोज पर साइंस को लटकाने का? क्या मतलब होता है पोस्टर्स एंड डोर्स को, पोस्टर्स और साइंस को? लव एंड हैप्पीनेस। तो ऑप्शन आपका बनता है सी। और इसके बाद इन्वेल्व्स आर नॉट टू बी ओपन अंटिल। एनवेलप्स को उस वक्त तक नहीं खोला जाता जब तक कि, मैंने आपको बताया था द प्रीवियस लेक्चर, कि जब तक कि लेने वाला देने वाले के घर से चला ना जाए। तो यह ऑप्शन आपका बनता है बी। यहाँ तक आपको ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका होता है स्टार्ट ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि जब तक आपको कलेक्टिव नाउन का पता नहीं होगा आप एक्सरसाइज फिल नहीं कर सकते। तो कलेक्टिव नाउन हम किसे कहते हैं? नेम्स फॉर अ कलेक्शन और अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी आपके पास एक चीज नंबर्स की सूरत में आ रही है, ज्यादा सूरत में आ रही है, बड़ी तादाद में आ रही है,
लेकिन उसका नाम एक है। कलेक्शन के फॉर्म में आपके पास एक चीज़ या लोगों का ग्रुप आ रहा है, बट वो एक नाम है उसका नाम सिंगुलर में आ रहा है, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे आर्मी, जैसे पुलिस या बंच या आपकी क्लास, क्योंकि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन नाम जो है इसका सिंगुलर है, एक नाम है क्लास। इसी तरीके से आर्मी, बहुत सारे उसके अंदर आर्मीमेंट होते हैं बट नाम उसका क्या है, आर्मी। इसी तरह से बंच बहुत सारे ग्रेप्स या कीज होती हैं लेकिन उसका नाम है एक बंच। ये सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। अब आपको कलेक्टिव नाउन की जो एक्सरसाइज दी गई है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, दिस इज द क्वेश्चन। वहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने जैसे उसमें से करेक्ट वर्ड्स को चूज करना है और नीचे लिखते जाना है। तो आपका है इट इज टिपिकल फॉर अ चाइनीज डैश, चाइनीज फैमिली, नंबर 1 चाइनीज फैमिली। उसके बाद द डैश अपलॉडेड हार्टली एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट। कौन बहुत ज़्यादा खुश हुआ कॉन्सर्ट के एंड पर, तो डेफिनेटली हमें समझ में आता है कि ऑडियंस खुश हुई, तो ऑडियंस यहाँ पर आएगा। इसके बाद है द डैश हैज जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन। किसने अपना फिजिक्स लेसन अभी खत्म किया, तो क्लास ही अपना डेफिनेटली लेसन खत्म कर सकती है, तो ये क्लास यहाँ पर आएगा। और इसके बाद है द डैश ऑफ रॉबर्स वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो यहाँ पर आएगा गैंग ऑफ रॉबर्स। इसके बाद आ डैश ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट। पीपल, क्राउड किस चीज़ का होता है, लोगों का होता है, पीपल के साथ ये क्राउड आएगा। और इसके बाद है द डैश टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। किसने अहम फैसले लिए, कमेटी ने। एंड द लास्ट वन इज द डैश ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक्ड स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म। तो पाकिस्तान के अमले को या किसी भी स्टाफ के अमले को ना हम क्रू कहते हैं, तो यहाँ पर आपका वर्ड बन जाएगा क्रू। अब स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि तमाम वर्ड 77 वर्ड्स ऑल आर द कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज है आपकी इस चैप्टर की, मस्ट एंड मस्ट नॉट। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये मस्ट और मस्ट नॉट, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये मस्ट नॉट है, तो यहाँ पर सिर्फ ये अपॉस्ट्रोफी लगा देने से ये मस्टेंट हो गया, ठीक है। आपने इसको भी प्रोनाउंस मस्टेंट के फॉर्म में करना है। तो मस्ट और मस्ट नॉट हम कहाँ पर यूज करते हैं, मस्ट हम लगाते हैं जब हमने किसी काम के ऊपर जोर देना हो, ऑब्लिगेशन शो करनी हो ना कि ये काम करना फर्ज है। ये देखिए आपके पेज नंबर 21 पर उन्होंने बाकायदा आपको डेफिनेशन दी हुई है कि ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे। तमाम सफाई न्यू ईयर डे से एक दिन पहले खत्म हो जानी चाहिए, तो खत्म लाजमी हो जानी चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन आ रहा है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर लगाना है मस्ट, ठीक है, मस्ट। और दूसरे में आपका आ रहा है मदर यू मस्टंट प्ले विद मैचेस। तो मदर ने कहा है अपने बच्चे को, ये देखिए आगे जो डॉट डॉट लगे हुए हैं ना आपके एग्जाम्पल में, इसका मतलब है कि मदर ने डायलॉग बोला है। मदर ने कहा है शायद अपने बेटे से कि तुम्हें माचिस से नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें माचिस से यानी माचिस के तीलियों से नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पर आप लाजमी बात है तो मस्ट एंड यूज करेंगे, तो आपने बस फिगर के अकॉर्डिंग मस्ट या मस्ट नॉट लगाना है। इसकी जो एक्सरसाइज है बेटा, इसमें सबसे पहले आ रहा है शी डैश ईट सो मच शुगर, यानी मस्टंट यहाँ पर आएगा, एंटी लगेगा कि तुम्हें ज़्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स डैश पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट द स्कूल, तो यहाँ पर आप मस्ट लगाएंगे कि स्टूडेंट्स को ज़रूर एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर से गुजरना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट द स्कूल, स्कूल में पास आने के लिए, स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स को जरूर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। यू मस्टंट वॉच सो मच टेलीविजन, तुम्हें ज़रूर बहुत ज़्यादा टेलीविजन नहीं देखना चाहिए। इसके बाद ही मस्ट टेक सम मेडिसिन फॉर दैट कफ, इसको अपनी खांसी के लिए ज़रूर मेडिसिन लेनी चाहिए। एंड देन लास्ट वन है विजिटर्स मस्टंट स्मोक, विजिटर्स को बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं करना चाहिए, इनको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 2 कंप्लीट, और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना इंग्लिश बी पोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसके बाद आपका इंग्लिश बी पोर्शन स्टार्ट होता है, और इंग्लिश बी पोर्शन में हमने करने हैं ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स। ये देखिए ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स नंबर 3 और 4। नंबर 3 पैराग्राफ फर्स्टली वी आर गोइंग टू रीड, और वही बात कि पहले आपने टेंसेस को रीड आउट करना है, अच्छी तरह से समझना है। टेंसेस के बगैर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं, फिर आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी लामुहाला। तो आपका पहला आ रहा है, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गिदड़ एक दरिया के किनारे रहता था। वंस अपॉन अ टाइम अ जैकल लिव्ड इन अ रिवर बैंक, दरिया के किनारे रहता था, बैंक का मतलब होता है रिवर। दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे, देयर वर मैनी फील्ड्स, बहुत से खेत थे, ऑफ मेलन्स, खरबूजों के ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, दरिया के दूसरे किनारे पर। दरिया गहरा और चौड़ा था, रिवर वॉज डीप एंड वाइड, जो दरिया था वो गहरा था एंड वाइड था, चौड़ा था।
गिदड़ जी भरकर खरबूजे खाना चाहता था। द जैकल वांटेड टू ईट मेलन्स टू हिज फिल। वो जी भर के खरबूजे खाना चाहता था। टू हिज फिल का मतलब होता है जी भर के। इसके बाद है एक दिन, लेकिन वो दरिया पार नहीं कर सकता था। He could not cross the river. एक दिन उसने अपने दोस्त ऊंट से कहा, वन डे एक दिन, he said उसने कहा to his friend camel, अपने दोस्त ऊंट से, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। I shall be very thankful to you if you take me to the other side of the river. अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो। The ऊंट रजामंद हो गया। The camel agreed. गिदड़ ऊंट की पुष्ट पर छलांग लगाकर चढ़ गया था। जैकल जंप, जैकल ने छलांग लगाई और द बैक कमर पर ऑफ द कैमल, ऊंट की। ऊंट दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया था। कैमल वेडेड थ्रू द रिवर। अब जो दरिया में चला होता है ना, पानी में चलना होता है, उसको वेट करना कहते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ से पुश करना होता है पानी को, तो उसको वेट करना कहते हैं। द कैमल वेडेड थ्रू द रिवर। वो दरिया में वेट करता हुआ चलता हुआ गुजरा एंड रीच द अदर बैंक। दूसरे किनारे पर पहुंच गया। गिदड़ खरबूजों के खेत में घुस गया। द जैकल वेंट इनटू द फील्ड ऑफ द मेलन्स। और मजे से खरबूजे खाने लगा एंड बिगैन टू ईट मेलन्स विद ग्रेट डिलाइट। वो मजे से, खुशी से खरबूजे खाने लगा। स्टूडेंट्स, ये आपका पैराग्राफ नंबर 3 है। लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 4 नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और जो पैराग्राफ नंबर 4 है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको जरा अच्छे तरीके से लर्न करना है। और ये देखिएगा आपके ये सारा फ्यूचर टेंस में जा रहा है। डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा, या ये सिर्फ जो इट इज फियर्ड है ना, इसको सिर्फ आप टेंस चेंज कर रहे हैं, बाकी तमाम में ही आपका फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है। इट इज फियर्ड दैट द ऑयल इन द वर्ल्ड विल रन आउट, कि दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा। रन आउट का मतलब होता है खत्म होना। आफ्टर अ फ्यू इयर्स, कुछ सालों के बाद। इसके बाद में हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है, एवरी कंट्री इज ट्राइंग, कि तेल के मजीद जखीरे दरियाफ्त करे। दरियाफ्त करने का मतलब होता है ढूंढना। टू फाइंड आउट मोर रिजर्व। रिजर्व का मतलब है जखीरे, ऑफ ऑयल, तेल के, कि वो तेल के मजीद जखीरे दरियाफ्त करे या ढूंढे। मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। इट इज नॉट नोन, ये नहीं पता। टू व्हाट एक्सटेंट, कि किस हद तक दिस एफर्ट, ये कोशिश विल सक्सीड, कामयाब होगी। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी तेल की जरूरियात को कम करें। द नीड ऑफ द ऑल, द नीड ऑफ द ऑल का मतलब होता है जरूरत इस बात की, यानी करंटली। इस दैट, इस बात की है। वी शुड कट शॉर्ट, कि हम कम करें। कट शॉर्ट का मतलब होता है कम करना। और ऑयल रिक्वायरमेंट्स, हमारी तेल की जरूरियात। सिनत और ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता। इन द इंडस्ट्री, सिनत में, एंड एग्रीकल्चर और ज़राअत में, द कंजम्पशन, खर्च को, यानी खपत को, खपत का मतलब होता है खर्च, ऑफ ऑयल, तेल की, कैन नॉट बी रिड्यूस, कम नहीं किया जा सकता। अलबत्ता, हाउएवर, निजी जरूरतों को कम किया जा सकता है। प्राइवेट नीड्स कैन बी रिड्यूस्ड। निजी जरूरतों को, प्राइवेट जो हमारी नीड्स उनको कम कर सकते हैं। रिड्यूस की जगह पर आप लेसन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। हमें चाहिए, वी शुड, कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें। दरामद का मतलब मंगवाना, इंपोर्ट करना। वी शुड इंपोर्ट बसेस, हमें बसेस इंपोर्ट करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ कार्स, कार्स की जगह पर। सो दैट, ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। सो दैट द फैसिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ बसेस, ताकि सहूलत को बसेस की बेहतर बनाया जा सके। फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए मे बी इम्प्रूव हो जाए या बेहतर बनाया जा सके, इसकी यूज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पैराग्राफ नंबर 4 खत्म होता है और अब हमने एक ऐसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ऐसे। एक ऐसे हम इन द प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, वो था हमारा माई लास्ट डे एट स्कूल। और अब हम आज करने जा रहे हैं ट्रू मुस्लिम। आपने वो तमाम मेथड जो बेस को लास्ट में जहन में रखना है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। क्या लेंथ होनी चाहिए, क्या यूज ऑफ मार्कर होना चाहिए, वोकैबुलरी कैसी होनी चाहिए, कोटेशंस कितनी होनी चाहिए, या आपने लाजमी उनको ध्यान में रखना है और फिर आपने अपना लेक्चर तैयार करना है। की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको यूज करते हुए आप अपना मैक्सिमम 4 पेजेस का ऐसे तैयार कर सकते हैं इजीली। आपका ऐसे है ट्रू मुस्लिम। अगर आपका ऐसे ट्रू मुस्लिम है तो डेफिनेटली आपने मुस्लिम को डिफाइन करना है कि मुसलमान कौन होता है। अब आप यही बताएंगे कि जो इस्लाम को फॉलो करता है वो मुसलमान होता है, तो लाजमी बात है कि पहले आप ये डिफाइन करें कि इस्लाम क्या होता है। आप लिखेंगे व्हाट इज इस्लाम, इस्लाम की डेफिनेशन लिखें। ज़्यादा नहीं लिखना है, एक पेज नहीं लिखना है आपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओड लगेगा, आपका असल टॉपिक से आपने हटना नहीं है। सिर्फ 4 या 5 मैक्सिमम मिनिमम की 2 लाइन्स में आप इसको फिनिश कर सकते हैं। इस्लाम की डेफिनेशन लिखिए और फिर बताइए कि इस्लाम को फॉलो करने वाले को हम मुसलमान कहते हैं। ही इज़ अ मुस्लिम। ठीक है, आपने क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आपने आंसर करना है। इसके बाद आप ये बताएं, मुसलमान तो ठीक है, बहुत सारे मुसलमान होते हैं। उसके बाद आप ये डिफाइन करें कि ट्रू मुस्लिम कौन होता है। वो इज़ अ ट्रू मुस्लिम।
ट्रू मुस्लिम में आप क्या डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा इंसान जो इस्लाम की तालीमात को सही सेंस में फॉलो करता है, वो ट्रू मुस्लिम होता है। ठीक है, इसके बाद आप ये बताएं कि वो सही सेंस कौन सी बनती है, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ट्रू मुस्लिम की, और ये फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखते जाएं उसके कि वो नमाजें पाबंदी से करता है, वो ज़कात पे करता है, वो तमाम बुरे कामों से बाज रहता है। एब्सटेन का मतलब होता है बाज रहना, रुके रहना। नीटनेस का वो ख्याल रखता है, क्लीनिनेस का वो बहुत ज़्यादा पाबंद होता है, एम्फोसाइज करता है उसके ऊपर वो। इसके बाद आप बताएं कि लिव्स हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम, की अपनी जिंदगी को इस्लाम की तालीमात के मुताबिक गुजारता है। फिर आप बताइए नेवर हार्म अदर, वो दूसरों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता इंटेंशनली। इसके बाद लीड सिंपल लाइफ, वो सादा जिंदगी बसर करता है। सेल्फिश नहीं होता है वो बिल्कुल भी, दूसरों के साथ वो जेंटली शराफत से और पोलाइटली नरमी से बात करता है, और वो बिल्कुल ऑनेस्ट होता है। ये आपके कुछ की पॉइंट्स हैं, डेफिनेटली बहुत कम मैंने लिखे हैं। एक सच्चा मुसलमान में तो बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, इस्लाम हमें बहुत सारी टीचिंग देता है, कुरान पाक से हमें बहुत सारी तालीमात मिलती हैं, वो तमाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका मैक्सिममली ऐसे 4 to 5 पेजेस का इजीली जा सकता है, क्योंकि ट्रू मुस्लिम एक ऐसा टॉपिक है आप उसके में बहुत लिख सकते हैं। इसके बाद आप एंडिंग कैसे कर सकते हैं इसकी कि इट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग इंडीड टू बी अ मुस्लिम, के मुसलमान होना बिलाशुबा बहुत बड़ी नेमत है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मैं आपको उसकी कोटेशन बता देती हूँ कि इस ऐसे में कौन कौन सी कोटेशन आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, दीज आर द कोटेशंस फॉर दिस ऐसे अ ट्रू मुस्लिम। The cleanliness is half of the faith. सफाई निस्फ ईमान है। A true Muslim is one from whose hand and tongue the others are safe. मुसलमान, सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से बाकी मुसलमान महफूज हैं। और ये दोनों ही कोटेशन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। बच्चों, ये भी आपको मैं बता दूं कि आप अगर ऐसे में कोटेशन के साथ कहने वाले का नाम लिख देते हैं ना, तो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको उसके मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं। तो बेहतर यह है कि आप जो भी कोटेशन अपने ऐसे में लिखें, कोशिश करें कि उसके साथ आपको उसके कहने वाले का नाम भी पता हो। A true Muslim is one, एक सच्चा मुसलमान वो होता है who loves the human being, जो इंसानियत से मोहब्बत रखता है। A Muslim is true, एक मुसलमान तब ट्रू है, तब सच्चा है, if there is no difference between his claim and conduct, जब उसके कहने में, उसका दावा करने में और उसके रवैये में, यानी उसे कहने और करने में जब डिफरेंस ना हो, तब वो एक सच्चा मुसलमान है। यहाँ पर आपका ये ऐसे कंप्लीट होता है। आज का लेक्चर हमारा फिनिश होता है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह।